तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। माय नेम इज दिनेश कुमार, आपके अपने यूट्यूब चैनल डेविड बायोकेम में आपका स्वागत है। तो हम लोग आज लास्ट पार्ट की बात करेंगे। हमने कई पार्ट में डी एंड एफ ब्लॉक को मतलब बता दिया था, कई पार्ट में हमने बताया है। आज उसका कुछ बचा हुआ पार्ट रहेगा, मुझे ध्यान नहीं था, आज मैं देखा तो मुझे ध्यान आया। तो कुछ पार्ट जो बचा था डी एंड एफ ब्लॉक का, वो मैं लेके आया और बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इतना प्यारा चैप्टर है। बस इंफॉर्मेशन है इसमें, बस कुछ नहीं, उसको याद रखना है आपको, क्योंकि है इसमें कुछ नहीं, लेकिन इससे आजकल क्वेश्चन बहुत आते हैं, आने लगे हैं। जैसे कि 2024 में आए थे, बहुत सारे क्वेश्चन आए थे डी एंड एफ ब्लॉक के। तो हम लोग बात करेंगे जो छूटा रह गया है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से एक क्वेश्चन 100% अब की बार मेरा ऐसा इंटेंशन है कि आएगा। हम लोग बात करेंगे आज की पहला पॉइंट क्या है, जो जिंक और कैडमियम मरकरी ये जो होते हैं, ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि न्यूट्रल आयन में इनका जो डी सबसेल होता है वो फुलफिल्ड होता है, और डी ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं वो वही कंसीडर किए, ट्रांजिशन एलिमेंट वही कंडीशन कंसीडर किए जाते हैं जिनका डी सबसेल हाफ फिल्ड होता है, या तो न्यूट्रल स्टेट में और या तो आयन फॉर्म में। तो इसीलिए ये जो होते हैं जिंक कैडमियम मरकरी, ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते हैं, क्योंकि इनका डी सबसेल फुल्ली फिल्ड होता है, पूरा भरा होता है ग्राउंड स्टेट में। इतनी चीज, इट इज कॉल्ड स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट, इनको स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। स्यूडो का मतलब होता है झूठा, यानी कि ये है तो डी ब्लॉक में, लेकिन ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, तो इसीलिए इनको बोलते हैं स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इनके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पूछा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, पूछ ले जाते हैं। तो इसका होता है n-1 d1 to 10 और ns1-2, n-1 d1 1 to 10, ns1 to 2। इतनी सारी इंफॉर्मेशन आपको याद होनी चाहिए इसके बारे में। अब थर्ड पॉइंट क्या है कि सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इनकी जो एनर्जी का ऑर्डर होता है, वो एनर्जी होती है IE2 की एनर्जी होती है क्रोमियम और कापर की सबसे ज्यादा होती है। IE2 की वैल्यू, आयोनाइजेशन एंथैल्पी 2 की बात करते हैं। और क्रोमियम कापर की मैक्सिमम हो गई, IE2 की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी 2 सेकेंड की बात करते हैं तो कापर और क्रोमियम की सबसे ज्यादा होती है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2 बार क्वेश्चन आया, रिपीट होते हैं। आपने देखा होगा नीट में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं डिक्टो वैसे ही पूछे जाते हैं, रिपीट किए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन रिपीट किया गया 2-3 बार। जो जेडार और एचएफ जो होता है ना, जर्कोनियम और हाफनियम इसे बोलते हैं, तो इनका सिमिलर रेडियस होता है, साइज बिल्कुल सिमिलर होता है, लगभग सेम ही होता है। तो इसीलिए किसके कारण होता है, इनका जेडार और एचएफ का जो सिमिलर साइज होता है, किसके कारण होता है, वो भी लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। आपने पढ़ा होगा लेंथेनाइड कंट्रैक्शन, एक्टिनाइड कंट्रैक्शन। तो जेडार और एचएफ का रेडियस जो होता है ना, साइज सेम होता है। अगला पॉइंट क्या है, आयन एंथैल्पी थर्ड की हम बात करते हैं। तो मैग्नीशियम की सबसे ज्यादा होती है आयरन से, ये याद रखना है आपको। इसके बाद मैग्नीस मैग्नीशियम जो होता है, Mn जो होता है, मैग्नीज होता है, सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है, +2 से लेकर +7 तक। क्यों? क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, वो सॉरी, होते हैं, सबसे ज्यादा होते हैं, क्योंकि इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इसीलिए +2 से लेकर +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट मैग्नीज शो करता है, सबसे ज्यादा होता है इसका ऑक्सीडेशन। +2 +3 +4 +5 +6 +7 तक शो करता है। अब अगला पॉइंट क्या है, स्कैंडियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है इसकी।
इसीलिए ये इसकी स्कैंडियम जो होता है +3 कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर होता है, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर नहीं शो करता है, मतलब +3 हो या +4 है, जैसे मैग्नीशियम मैग्नीज शो करता है +2 से लेकर 7 तक, तो नहीं, ये नहीं करता है, स्कैंडियम नहीं करता है, इसका +3 ऑक्सीडेशन नंबर कॉमन होता है, ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर शो नहीं करता है, अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर शो नहीं करता है। ये अनपेयर्ड, इसीलिए इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, और ये कलरलेस होता है क्योंकि फुल फिल्ड होता है। मैंने टेबल भी बताई होगी आपको, एक वो टेबल वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको याद करना है, जो कि 3D 0 स्कैंडियम +3 स्कैंडियम +2 ऐसे करके मैंने याद करवाया है, बॉन्ड ऑर्डर जब निकाला था हम लोग, वो वीडियो पड़ी होगी, आप जाके देख लेना। इसके बाद बात करते हैं हम इंक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर सीरीज, इंक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर का ऑर्डर। तो देखो कहाँ पे है, हाँ ये है V2O प्लस BO2 सबसे कम, इसके बाद Cr2O7 2 माइनस, इसके बाद MnO4 माइनस। ये ऑर्डर याद रखना है ऑक्सीडाइजिंग पावर का, सबसे ज्यादा MnO4 का होता है, फिर उससे कम हो Cr2O7 2 माइनस, फिर इसके बाद BO2 प्लस। तो ये ऑर्डर याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं केमिस्ट्री में, अगर क्वेश्चन बनाते हैं डी एंड ब्लॉक से, ये इसको जरूर देते हैं, याद रखना ये भी। इसके बाद स्कैंडियम +3, टिटेनियम +4 और जिंक +2, ये कलरलेस होते हैं क्योंकि इसमें जो डी ऑर्बिटल डी सबसेल होता है वो फुल्ली फिल्ड होता है, पूरा भरा होता है, ठीक, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। और जिस स्पीसीज में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो समझो वो कलर्ड होती है। मैंने पहले भी बताया था कि जो कलर्ड होते हैं वो पैरामैग्नेटिक होते हैं, और जो पैरामैग्नेटिक मतलब उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये कलरलेस होते हैं, क्लियर। इसके बाद B+4, वेनेडियम +4, कॉपर +2 और क्रोमियम +2, ये ब्लू होते हैं, इनका कलर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कलर डायरेक्ट पूछे जाते हैं। Cu+2 क्या होता है, कौन सा कलर शो करता है, ब्लू कलर, तो इनके कलर याद रखना है आपको। B+2, वेनेडियम +2 और क्रोमियम +3 और मैग्नीशियम +3, ये वायलेट होते हैं, वायलेट कलर के होते हैं। और वेनेडियम +3 और आयरन +2 ग्रीन कलर के होते हैं, मतलब हरे होते हैं। टिटेनियम +3 ये पर्पल कलर का होता है, पर्पल कलर। और कोबाल्ट +3, कोबाल्ट +2 ब्लू पिंक होता है। फिर से उधर दिख नहीं रहा होगा ज्यादा, मैं बता दे रहा हूं कि कोबाल्ट +3, क्रोमियम +2, ये ब्लू पिंक होते हैं, ब्लू पिंक होते हैं। CO+3, कोबाल्ट +3 और क्रोमियम +2, ये ब्लू पिंक होते हैं, तो याद रखना ये चीजें। कॉपर +2 अगला पॉइंट क्या है, कॉपर प्लस इज नॉट स्टेबल इन aqueous सॉल्यूशन। ये कॉपर +2 जो होता है ये स्टेबल नहीं होता aqueous सॉल्यूशन में। और अगला पॉइंट क्या है, CRO जो होता है बेसिक होता है, लेकिन Cr2O3 जो होता है एम्फोटेरिक होता है, Cr2O3 इज एम्फोटेरिक, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम बात करते हैं अगले पॉइंट की, Na2Cr2O7 और सोडियम डाइक्रोमेट मोर सॉल्युबल होता है K2Cr2O7 से। पोटेशियम डाइक्रोमेट, सोडियम डाइक्रोमेट, तो सोडियम डाइक्रोमेट जो होता है ना बहुत ज़्यादा सॉल्युबल होता है K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट के कंपैरिजन में। और पोटेशियम पोटेशियम डाइक्रोमेट जो होता है ना बायोमेट्रिक एनालिसिस में हम लोग यूज करते हैं इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब NCERT के ही पॉइंट हैं, मैंने वहीं से लिया है, पूरा फ्रेम ही NCERT है। और ये जो पोटेशियम डाइक्रोमेट और सोडियम डाइक्रोमेट ये जो दोनों होते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, ये भी याद रखना है आपको। तो इतनी सारी चीजें हो गई। इसके बाद स्ट्रक्चर दिया गया है क्रोमेटाइन का स्ट्रक्चर दिया गया, तो आपको ये स्ट्रक्चर क्या, इसको ऐसे याद करना कि देखो जो क्रोमेटाइन होता है ये टेट्राहेड्रल होता है, कैसा होता है, टेट्राहेड्रल होता है। और जो डाइक्रोमेटाइन होता है
ये जो डाइक्रोमेट आयन ये भी शायद टेट्राहेड्रल ही होता है। एनसीईआरटी में नहीं लिखा गया, बट शायद मुझे लगता है, मुझे तो मिला नहीं, बट ये भी शायद टेट्राहेड्रल ही होता है। इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखना है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट में। इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आपको याद रखना है। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।